नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मैं लेके आया हूं राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों दोनों के कुल मिलाकर दोस्तों 100 प्रश्न होने वाले हैं और 300 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना, काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में कीनू का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों? कीनू का अधिकतम उत्पादन किन जिलों के अंदर होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है दोस्तों? पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है दोस्तों? ब्लू पोर्ट्री से दोस्तों। अगला प्रश्न, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पूर्ण दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था दोस्तों? बताइए। वीर दुर्गादास राठौड़ का दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है दोस्तों? कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों। अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य या ढोल नृत्य? कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है दोस्तों? बताइए कौन से जिले के अंदर? करौली, धौलपुर, जैसलमेर या बीकानेर? होली के दौरान रम्मत का आयोजन बीकानेर जिले के अंदर किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ था दोस्तों? बेंगू, दुधुआ खारा, बिजोलिया या सिरोही दोस्तों? कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ था दोस्तों? बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है, बिजोलिया से दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए इसका आंसर। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए। 1975 के अंदर दोस्तों। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है दोस्तों? संत गुणसागर व नाममाला किस संत के द्वारा रचित है दोस्तों? बताइए। दादू के द्वारा रचित है दोस्तों। अगला प्रश्न, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? एकलिंग महात्म्य किस भाषा के अंदर लिखा गया? बताइए दोस्तों। किस भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं दोस्तों? बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? बताइए दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांसी जनजाति की शाखाएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सी झील है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर झील या जयसमंद झील? जग मंदिर व जग निवास के लिए कौन सी? पिछोला झील प्रसिद्ध है दोस्तों, उदयपुर जिले की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? निम्न के अंदर से पुरुषों के द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? बोरला, मुर्कियां, टड्डा या बंगड़ी? बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मुर्कियां पहनी जाती दोस्तों कानों के अंदर। अगला प्रश्न, चूंप आभूषण का संबंध किससे है दोस्तों? शरीर के किस अंग के अंदर चूंप आभूषण पहना जाता है? दांत, कमर, अंगुली या कान? बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दांत के अंदर पहना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों को नेता होते हैं दोस्तों? गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भील, मीणा, गुजर या ग्रासिया? गमेती किसके नेता होते हैं दोस्तों? बताइए।
भील जनजाति के नेता होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का, किस किले का एक निवास क्षेत्र है दोस्तों? कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? बताइए दोस्तों। कुंभलगढ़ किले का दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था में स्थित है कौन से जिले के अंदर? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? बताइए। जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कबीर यात्रा का, बताइए दोस्तों। गायन, चित्रण, लेखन या वानिकी? कबीर यात्रा का गायन से है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए दोस्तों। असंगत युग्म को छांटना है दोस्तों। ग्रीष्म महोत्सव बिल्कुल माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। हाथी महोत्सव जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। और ऊंट महोत्सव, ये हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर, ऊंट महोत्सव जयपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर नहीं बढ़ता है दोस्तों। ये विकल्प हमारा असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है दोस्तों? किस स्थान पर उड़न गिलहरी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है दोस्तों? अगला प्रश्न, राजस्थान के लांगूरिया गीतों का संबंध है दोस्तों। लांगूरिया गीतों का संबंध किस देवी से है? शीला देवी, कर्णी माता, बाण माता या केला देवी से दोस्तों? लांगूरिया गीतों का संबंध किससे है? केला देवी से है दोस्तों। अगला प्रश्न, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बाला किला, बताइए। अच्छा प्रश्न है, अलवर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? चंद्रभागा मेला, बताइए। अभी हमें इसी से रिलेटेड प्रश्न किया था, बताइए दोस्तों। जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर या जालोर? चंद्रभागा का मेला झालावाड़ के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सेवर, भरतपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, नरहड़, गलियाकोट या सरवाड़? बताइए दोस्तों। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है, नरहड़ के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? निम्न के अंदर से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? गौड़ीय नहीं है। अगला प्रश्न, सेन जिसे नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है दोस्तों? नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारायणी माता दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन से युग्म सही युग्म है दोस्तों? सुमेलित दिए हुए रामचरण जी, राम सनेई संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी गरुड़ संप्रदाय दोस्तों, गुदड़। बताइए कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों? दोस्तों पहला रामचरण जी राम सनेई संप्रदाय, ये बिल्कुल सही है। और हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय दोस्तों, ये दो विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष जिसे हम बोलते हैं समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है दोस्तों? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दशहरा के पर्व से दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है दोस्तों? गोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख पशु मेला तथा उनसे संबंध स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है दोस्तों? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ के अंदर, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर के अंदर, जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर दोस्तों। सारेणसर पशु मेला ये नागौर के अंदर आयोजित नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है दोस्तों? बताइए। घेर, ढोल, लूर या अग्नि? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लूर नृत्य दोस्तों।
अगला प्रश्न, पापूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद यंत्र कौन सा है? सभी को आना चाहिए, रावण हत्ता है दोस्तों। अगला प्रश्न, चार बेत क्या है दोस्तों? चार बेत है क्या? काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है दोस्तों, चार बेत। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए। लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज या उदय शंकर जी? बताइए। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज माने जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है दोस्तों? बताइए कौन सी संस्था है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर दोस्तों। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? सभी को आना चाहिए प्रश्न। 36 किलोमीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? हेलरू सहकारी संस्था है दोस्तों, हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है दोस्तों? नहीं है, बताइए। ओगनिया, आड़, मादलिया और टेवटा, कौन सा नहीं पहना जाता? ओगनिया ही नहीं पहना जाता दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था दोस्तों? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पानेरी, छड़ीदार, छाबदार या जांगड़ दोस्तों? क्या कहलाता था पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? छाबदार कहलाता था दोस्तों। अगला प्रश्न, खोइतू वस्त्र संबंधित है, खोइतू वस्त्र कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति, भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति या सहरिया जनजाति दोस्तों? बताइए। भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा निम्न के अंदर से? सिरिनी, तारिणी, नौसीन या साहिबाग? बताइए दोस्तों, कौन सी वह स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है? बताइए निम्न के अंदर से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? साहिबा है दोस्तों, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी या मरण में दोस्तों? ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस अन्य नाम से जानी जाती थी दोस्तों? कामचीनी के नाम से जानी जाती थी दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के विषय में सही नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? खाद्य सुरक्षा और आर्थिक जातिगत जनगणना में शामिल लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी, बिल्कुल सही है। योजना अंतर्गत 5 लाख का कैशलेस बीमा होगा। 5 लाख नहीं 10 लाख कर दिया दोस्तों। योजना 1 मई 2000, ये भी दोस्तों ये पुराने कथन है, शेष लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ये इसके अंदर गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व के अंदर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 145वां, 43वां, 136वां या 142वां दोस्तों? ये पुराने कथन है दोस्तों, 142वां स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती स्पर्धा में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त करने वाले रवि कुमार दहिया का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा। बताइए, हरियाणा राज्य से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वर्ष 2021 की आईसीसी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई थी दोस्तों? कौन सी महिला क्रिकेटर थी? स्मृति मंदना दोस्तों। अगला प्रश्न, पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ था? बताइए किस जिले से हुआ था? प्रतापगढ़ जिले से दोस्तों। अगला प्रश्न,
अब है दोस्तों हमारे शिक्षण अभिरुचि के टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न है दोस्तों। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना और सबसे उचित विकल्प लगता है ना दोस्तों, उसी का आंसर देना दोस्तों। और जो भी साथी इसको देख रहे हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर देना और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे दोस्तों? बताइए। अपने गांव के स्कूल में, अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। अगला, जहां के प्रधान अध्यापक आपके परिचित हो, या किसी भी ऐसी पाठशाला पे जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताइए। सबसे उचित विकल्प है दोस्तों, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो दोस्तों, वहीं शिक्षण करना पसंद करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय क्या है दोस्तों? बताइए। न्यूनतम अधिगम या किसी भी अधिगम का आधार, शिक्षण पद्धति या घटिया अधिगम। आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय क्या है दोस्तों? आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है किसी भी अधिगम का आधार दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार कौन सा था दोस्तों? हम सब समान है, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है, विद्यालय के लिए भवन हो या अनुशासन नहीं होना चाहिए। शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार कौन सा था दोस्तों? टैगोर का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है दोस्तों। अगला प्रश्न, 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है दोस्तों? निम्नतर प्राथमिक स्तर, उच्चतर प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर दोस्तों। 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर सबसे ज्यादा उपयोगी है दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा निम्न के अंदर से? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उच्च स्तर प्राथमिक स्तर दोस्तों। अगला, शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था? शांति निकेतन, सेवाग्राम, टोल्स्टॉय या नोवा खली के अंदर। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, टोल्स्टॉय के अंदर। अगला प्रश्न, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का चाहिए दोस्तों किस प्रकार? विद्यार्थियों का अशिक्षित व पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, विद्यार्थी की खराब आर्थिक स्थिति या विद्यार्थी की जाति व धर्म, या पहला और दूसरा दोनों दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विद्यार्थी का अशिक्षित व पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, एक तो ये सही हो जाएगा, और विद्यार्थी की खराब आर्थिक स्थिति दोस्तों, उन्हीं को आरक्षण देना चाहिए दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में लोकप्रिय बनते हैं, या इससे प्रशासन को सहयोग मिलता है, इसमें नए अनुभव प्राप्त होते हैं, या इससे प्राचार्य भी खुश होते हैं। बताइए कौन सा विकल्प सबसे उचित हो जाएगा? सबसे उचित है इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला, त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ क्या है दोस्तों? यह भी अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और राजभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, या फारसी। बताइए त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ क्या है दोस्तों? अर्थ है प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला, यदि आपके घर वालों को आपका शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे, शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, या शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, या घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे आप? शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, शिक्षक कार्य के पक्ष में दलील देंगे, उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे, या घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे। बताइए दोस्तों सबसे उचित विकल्प है शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न,
गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। मिट्टी के खिलौने बनाना, बिल्कुल सही है। कढ़ाई और रंगसाजी सभी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण विकास से है दोस्तों। उपरोक्त कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है महात्मा गांधी जी का दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? सरकार पर दबाव डालना, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्य स्तर बनकर काम करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, या शिक्षकों की समस्या पर विचार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना दोस्तों। बताइए, शिक्षक संगठन का दायित्व है किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षकों की समस्या पर विचार करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना दोस्तों। अगला, कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद भी बार बार कक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? बताइए। अभिभावकों का उस ओर ध्यान न देना दोस्तों। अगला, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से अध्ययन की आदत विकसित होती है, समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। बिल्कुल दोनों विकल्प सबसे उचित हो जाएंगे। अगला, आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते क्या यह विषय को रोचक बनाता है, वह उत्तम वक्ता हो, वह केवल दंड देने वाला हो, या वह सृजनशील हो? प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक आप क्या नहीं मानते? कि वह केवल दंड देने वाला हो दोस्तों। अगला, आपके विचार में शिक्षा क्या है दोस्तों? आपके विचार में शिक्षा समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है दोस्तों। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, शिशु अबोध होता है, शिशु में देश भाव नहीं होता, या उसके इच्छा अनुसार गढ़ा या बनाया जा सकता है। बताइए, शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसे इच्छा अनुसार गढ़ा या बनाया जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मोंटेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार क्या है दोस्तों? क्या है सैद्धांतिक आधार? काफी अच्छा प्रश्न है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों। खेल बालक के शिक्षण में सहयोगी है, बालक को मनमाने खेल की पूर्ण संविधानता है, या बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है, या बालक को शिक्षण से प्रेरणा प्राप्त करना दोस्तों। मोंटेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है दोस्तों। क्या है सैद्धांतिक? बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि जिसे हम बोलते हैं एनालिटिक मेथड के अधीन विद्यार्थी कौन से अधीन विद्यार्थी है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न, केवल एक शिक्षक वाले स्कूल में सबसे कठिनाई की बात तब पैदा हो जाती है जब शिक्षक एक लंबी छुट्टी पर चला जाए दोस्तों। सबसे उचित विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है दोस्तों। क्या है? इसमें शिक्षा का आधार अधिक है, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थी को प्रधानता दी जाती है, या इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है, या इसमें ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा दी जाती है। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक क्या है? इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थी को प्रधानता दी जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? वर्ष 1978 के अंदर दोस्तों। अगला, क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए या नहीं? हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता रहेगा दोस्तों। विकल्प पहला सबसे उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप कक्षा में पढ़ा रही है, उसी समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे उचित विकल्प चुनना है। एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे दोस्तों। सबसे उचित विकल्प 2-3 नंबर मिलेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, तुरंत उनके पास चले जाएंगे, या घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे दोस्तों। इसके 2, इसके 1 और इसके 0 दोस्तों। अगला प्रश्न,
भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विफलता का कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही दोस्तों, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का न होना, उचित निगरानी का अभाव या उपरोक्त सभी दोस्तों। उपरोक्त सभी विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक का निजी जीवन किस प्रकार का होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप ही एक शिक्षक का निजी जीवन होना चाहिए दोस्तों। सबसे उचित विकल्प 3 नंबर मिलेंगे इसको आपको। अगला, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, कब होती है? जीवन के मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से या विद्यार्थियों से, अभिभावकों की उदासीनता से। किससे होती है मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस? किससे होती है बताइए? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवन के मूल्यों में गिरावट से दोस्तों। अगला प्रश्न, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे, बताइए किस प्रकार के थे? गुरुकुल थे दोस्तों। अगला प्रश्न, एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित में से दंड पर्याप्त होगा? किस प्रकार का होगा? उसे दंड का भय प्रदान करना, उसे पिता का भय दिखाना, उसे माता की अपेक्षा का भय दिखाना या शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करना दोस्तों। 3 वर्ष के बालक के लिए कौन सा दंड पर्याप्त होगा दोस्तों? उसे माता की अपेक्षा का भय दिखाना दोस्तों। अगला, खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा होती है दोस्तों, पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। अगला प्रश्न, 15 से 35 वर्ष के आयु के वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? कर्मचारियों का विकास किया जाना चाहिए, बच्चों व अभिभावकों को वरीयता दी जानी चाहिए, अपने प्राचार्य व शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए या भवन या वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए? बताइए, विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? अपने प्राचार्य व शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक धन देंगे या सभी लड़कियों पर समान रूप से ध्यान देंगे दोस्तों? सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप बताइए सब पर समान रूप से ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक की दैनिक दिनचर्या पर का अंग किस प्रकार का होता है? बताइए दोस्तों। विद्यार्थियों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना, कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना। एक तो यह दोस्तों, नित्य प्रति वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अविरत अध्ययन करना। विकल्प चौथा सबसे उचित हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षिका बनने के उपरांत किसी भी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो तो आप वहां से हट जाएंगी, ये बताने में संकोच करेगी आप एक शिक्षिका है, या आपको ये बताते में गर्व होगी कि आप एक शिक्षिका है, या ये कहना चाहेंगी कि आप एक प्रशासनिक सेवा में है दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा हो गया? आपको ये बताते हुए गर्व होना चाहिए कि आप एक शिक्षिका है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण क्या है दोस्तों? बताइए। प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग में बंधे नियमों पर चलना, एक तो ये कारण है दोस्तों। दूसरा कारण योजनाबद्ध शिक्षण का न होना दोस्तों। अगला प्रश्न, इस समय शिक्षा का विषय है, इस समय शिक्षा किसी भी सूची में न हो, संघ सूची में हो या समवर्ती सूची के अंदर हो, सबसे उचित विकल्प दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में सभी शिक्षकों समय पर आना चाहिए, इससे क्या होगा दोस्तों? इससे विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा, बिल्कुल सही है। विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो सकेंगे, ये भी सही है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास हो सकेगा दोस्तों। सभी उपरोक्त विकल्प सभी के सभी सही है दोस्तों। अगला, आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सर्वाधिक कक्षा का वातावरण ही सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राय सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न,
आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए नगर के बाहर, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या घनी कॉलोनियों के बीच, ताकि स्कूल के अधिक विद्यार्थी मिल सके, या प्राकृतिक वातावरण के अंदर। दोस्तों सबसे उचित विकल्प 3 नंबर वाला। अगला प्रश्न, अन्य व्यवसाय की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि क्यों उपयुक्त है दोस्तों बताइए। इसमें ट्यूशन आदि के माध्यम से पैसा बहुत है, या इसमें अवकाश बहुत मिलते हैं, इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है, और उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। ये सबसे उचित विकल्प हो जाएगा दोस्तों। डीवी के अनुसार शिक्षक एक है। डीवी के अनुसार शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, यह बताइए दोस्तों। फ्रोबेल ने की थी। अगला, बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण जिसे हम बोलते हैं आईक्यू टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था, बताइए। अच्छा प्रश्न है, अल्फ्रेड बिनेट थे दोस्तों। अगला प्रश्न, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षक को सबसे अधिक समय देना चाहिए, बताइए। सामान्यीकरण के अंदर, तैयारी, प्रस्तुतिकरण या तुलना के सबसे अधिक समय किसके ऊपर देना चाहिए, बताइए। प्रस्तुतिकरण के ऊपर देना चाहिए दोस्तों। अगला, शिक्षण कार्य है दोस्तों। शिक्षण कार्य बहुत से शिक्षक भी बन नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, या हर व्यक्ति का वश का नहीं है। शिक्षण कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में परिपक्व में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, क्या है दोस्तों। सांप्रदायिक देश के कारण है दोस्तों, धर्मांधा व विवेकहीनता के कारण है, जातीय विभेद के कारण है, या उपयुक्त सभी के कारण है, बताइए। धर्मांधता और विवेकहीनता के कारण है दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती। अगला प्रश्न, शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षक शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका है दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 प्रश्न तो दोस्तों आज जीके के, और 50 प्रश्न थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। आपके 100 प्रश्नों के उत्तर में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं दोस्तों। 300 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट था, आपके कितने नंबर आते हैं इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों, क्लास कैसी लगी। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। थैंक यू।